नई उमंग, नई आशा, नए जज्बे, नए इरादे, नए जुनून के साथ एक बार फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हैं आप ही की चहेती शीबा। थोड़ी इमोशनल, थोड़ी म्यूजिकल। हाँ जी हाँ, आपको याद आ गया होगा आज तो फिर से सैटरडे है, लेकिन पिछले शुमारे में जो बातें रह गई थी प्लेबैक सिंगर, म्यूजिक कंपोजर और लिरिसिस्ट अन्वेषा से, वो तो पूरी करनी है। आज क्या किन किन चीज़ों पर बातें होंगी, किन किन बातों का वो खुलासा करेंगी, क्या कुछ हमें बताएंगी। तो चलिए आज पार्ट 2 में अन्वेषा के साथ हम हाजिर हैं वादे के मुताबिक। ये है हमारे सामने अन्वेषा। आई एम सो ग्लैड टू बी बैक। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। थैंक यू शीबा। और भी बातें करनी है, मजेदार बातें, चेहरे पे मुस्कुराहट, थोड़ा हौसला, थोड़ा उमंग, थोड़ी जीत। आपकी स्माइल देख के ही आदमी पॉजिटिव हो जाए। क्या बात, आपकी स्माइल तो इतनी अच्छी है, माय गॉड। आपने मेरी स्माइल की तारीफें की, तो चलिए अब मैं आपकी गायकी की तारीफें करती हूँ। चलिए कुछ और बातें हो जाए। इस्माइल दरबार साहब कांची फिल्म में आई थी, सुभाष घई की जो डायरेक्टोरियल फिल्म थी, हाँ कांची। तो उनका रोल किस तरह से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा है? क्या वो सुभाष घई की फिल्म कांची जो है वो उन्हीं की वजह से, उन्हीं की बदौलत मिली है आपको? एक्चुअली प्रेम रतन धनपाल जब बन रहा था तब हिमेश जी को मेरा नाम इरशाद कामिल सर ने कहा था, क्योंकि उससे पहले कांची का मेकिंग चल रहा था। थैंक्स टू एस जी सुभाष जी, उनके वजह से वो एक्सपीरियंस मुझे हासिल हुआ और सब बैठ के काम करना। हालांकि बहुत मेहनत करवाया उन्होंने, कभी गुस्सा भी आता था, बार बार गवाते थे और लेकिन और आप में पेशेंस नहीं थी उतनी? नहीं पेशेंस थी, लेकिन क्योंकि हम आज के सिंगर्स हैं तो हम जाके डायरेक्टली गाना सुनते हैं, गाना रिकॉर्ड करते हैं, और इस्माइल सर के गाने बहुत आड़े टेढ़े होते हैं। हिज कॉम्पोजिशंस आर नॉट, दे आर वेरी इंट्रिकेट, सो मज़ा भी आता है। लेकिन इस्माइल सर भी काफ़ी परफेक्शनिस्ट है, जब तक होता नहीं है वो सिंगर को छोड़ते नहीं है। उनका जो चाहिए होता उनका है ऐसा इसमें, मतलब इस डिपार्टमेंट पे नाम है काफी। हाँ, सिंगर अगर बोर भी हो जाता है ना, लेकिन उसको पता चलता है बाद में कि आउटपुट कितना अच्छा आ रहा है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई ही हैज हैड सच हिस्टोरिक बॉडी ऑफ वर्क। व्हाटएवर फिल्म्स ही हैज डन, चाहे वो देवदास हो, कोई भी उनका फिल्म आप उठा लीजिए। तो कांची फिल्म जब बन रही थी तब उसके मेकिंग में मुझे बहुत मजा आया, और सोनू निगम के साथ मेरा गाना था उसमें, और बहुत रोमांटिक गाना है। इट्स अ ब्यूटीफुल लव सॉन्ग। कार्तिक आर्यन उन पे पिक्चराइजेशन था, राइट। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो वो सॉन्ग गाते गाते तो बहुत इरिटेट हो गई हैं आप, मुझे लगता है। नहीं ऐसा इरिटेशन की बात नहीं है, लेकिन इट्स अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग। हाँ, लेकिन बाद में जब आपने देखा होगा, कहा होगा वाह इतना अच्छा साउंड कर रहा है और कितना अच्छा लग रहा है ये। अब हम इस गाने पे आ जाते हैं। तू दर्द मेरा, तू मरहम ही, तू मीत मेरा, तू महरम भी, तू इश्क मेरा, तू रश्क मेरा, तू खुशी मेरी, तू अश्क मेरा, तू सब कुछ रे। ओ तू दर्द मेरा, तू मरहम भी, तू मीत मेरा, तू महरम भी, तू इश्क मेरा, तू रश्क मेरा, तू खुशी मेरी, तू अश्क मेरा, तू खुशी मेरी, तू अश्क मेरा, तू सब कुछ तू सब कुछ रे। लवली, योर वॉइस इज सो मेलोडियस, बड़ा अच्छा लगता है सुनना। आपने अलग अलग लैंग्वेजेस में भी गाया, हर तरह का जॉनर आपने अपनाया। ये महसूस होता है कि ज्यादातर हिंदी गाने ही ज़्यादा गाने चाहिए? कभी ऐसा लगता है कि ये गाना अगर यहाँ आया है, ये गाना अगर मुझसे गवाता म्यूजिक कंपोजर तो कितना अच्छा लगता? इस तरह के ख्याल जहन में आए? काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि बहुत कोई अच्छा कंपोजिशन मैंने सुना और जो वाकई मुझे लगा कि ये अगर मैं भी गाती तो शायद अच्छा ही होता, तो ऐसा हुआ है। इट डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी अ हिंदी सॉन्ग फॉर दैट। तो वो भाषा उसमें कोई मतलब उसके वजह से कुछ ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ। हाँ, हिंदी में भी काफ़ी ऐसे गाने हैं जो अगर मैं गाती तब भी अच्छा होता, ऐसा मुझे लगा। आपकी आवाज को लोग हिंदी में ज्यादा सुनना चाहते हैं। बेशक। सो क्या ऐसी कंपोजिशंस पसंद नहीं आई, या फिर आपका ध्यान बहुत सारे लैंग्वेज में भी गया और इसीलिए आपने हिंदी गाने थोड़े कम गाए, या एक्सेप्ट नहीं किए ऑफर्स? क्या माजरा रहा? नहीं, मैंने एक्सेप्ट नहीं किए ऑफर्स, ये बिल्कुल सच नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक फिल्मों के गाने का ऑफर्स का सवाल है, वो एक सिंगर पे पूरी तरह डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज आई एम नॉट
somebody who is of the stature of Shreya Ghoshal. Yes, I am a popular singer, but I'm not Shreya Ghoshal who is in a state to refuse songs. Okay. She can if she wants. I don't think she does. Yeah. But कर सकती है उनके लेवल पे जाके. मतलब कंपोजिशंस आपको जितनी भी मिली हैं आपने उनको अच्छे से गाया है, आपने किसी कंपोजिशन को नकारा नहीं है कि आपको पसंद नहीं है. मेरा पॉइंट ये है कि वो एक सिंगर पे डिपेंडेंट नहीं है. फिल्मों के गाने आना जितने आ रहे हैं मैं गा रही हूँ, अलग अलग भाषा से आ रहे हैं. आई हैव बिकम अ मल्टीलिंगुअल आर्टिस्ट ड्यू टू दैट बाय द ग्रेस ऑफ द कंपोजर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स. तो वो श्रेय उनको जाता है जितना भी मैंने काम किया है, कम हो ज़्यादा हो. क्वेश्चन ये था कि कंपोजिशंस कहीं पसंद नहीं आती हैं सिंगर्स को, वो कहते हैं कि नहीं ये कंपोजिशन के साथ हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे. कभी खुद भी कहते हैं, बहुत सारे सिंगर्स से मैंने सुना है कि हम ये नहीं गाएंगे, आप बेहतर है कि आप किसी और से ये गवाएं. ये मेरे साथ ऐसा हुआ है कि लिरिक्स कभी पसंद नहीं आया है. रिसेंटली वो एक इंडिपेंडेंट गाना था, तो लिरिक्स मुझे ऐसा नहीं लगा कि आई विल नॉट डू जस्टिस टू द सॉन्ग, मे बी सम अदर सिंगर विल. तो उस गाने को खराब करने का कोई मतलब नहीं बनता. तो इसलिए मैंने रिसेंटली एक ऐसा गाना हुआ है जो बंगाली में था. तो मैंने कंपोजर से कह दिया, आई ऑल्सो रेफर्ड अनदर सिंगर्स नेम जो इसको बेहतर गा सकेगा. हाँ, ओके. आप एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर भी अब सामने आ रही हैं, साथ ही साथ एज ए लिरिसिस्ट भी सामने आ रही है. तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, और कहते हैं अगर आप एक काम करते हैं उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो एंड प्रोडक्ट जो है आपका अच्छा आता है. लेकिन आपने ये कैसे स्वीकारा कि आप एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक आर्टिस्ट सामने आएंगी और आप गाने लिखेंगी भी, जो आजकल की जनरेशन ज़्यादा कर रही है, वो गाने भी लिख रही हैं खुद और वो कंपोज भी कर रही है. क्या इसके पीछे ये है कि हम लोग को वेट करते बैठना है कि कोई कंपोजर हमारे पास आए, हमें गाने दें, इससे बेहतर है हमारा रियाज भी जारी है और हम अपने भी गाने ला रहे हैं या लिख भी रहे हैं साथ ही साथ. तो इसके पीछे वजह क्या है आपकी नज़रों में? मेरा केस बहुत ही रैंडम था. आज से तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है. घर पे कुछ ऐसे मेरे पास धुन पड़े हुए थे जो मैंने ओरिजिनल धुन मतलब मैंने ही बनाए थे, वो टाइम पास में बनाए थे. हाँ, टाइम पास में बना लिया था. मतलब जब कभी टाइम है बचपन से ही? बचपन से नहीं, लेकिन ये शौक मुझ में बाद में आया. तो तब मैंने मम्मी पापा को सुनाया था तो उनको अच्छा लगा, दे थॉट दे वर डिसेंट. पर तब मेरे पास लिरिक्स नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि इन पे आप लिखना शुरू कीजिए, अगर आप लिख सकती हैं तो. तो आई वॉज़ वेरी स्केप्टिकल कि गाने लिखना कोई मामूली बात नहीं है, तो बिकमिंग अ सॉन्ग राइटर, क्योंकि आई हैड नेवर सीन माई सेल्फ लाइक दैट. तो मेरे लिए वो एक बैरियर था. तब उसको मैंने तोड़ा और मैंने कोशिश की, और फिर मैंने देखा कि मैं डिसेंटली लिख सकती हूँ, मतलब ये गाने प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, दे आर क्वाइट नॉट बैड. तो फिर जब माँ बाबा ने अप्रूव किया मेरे कॉम्पोजिशंस, तब मैंने सोचा कि इसको अब प्रोड्यूस करते हैं और अपना एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं जिसके अंदर साइड बाय साइड जो गाने मेरे पास आ रहे हैं फिल्म के या एल्बम्स के, जो दूसरों के लिए मैं गा रही हूँ, आई ऑब्वियसली आई एन्जॉय दैट. दैट इज़ समथिंग आई स्टार्टेड विथ एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू डूइंग. लेकिन साइड बाय साइड जब भी मुझे वक्त मिलेगा, अगर मैं ये भी करती जाऊँ, तो अभी 3-4 सालों में मैंने जो देखा है कि लोगों ने इसको भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है. और काफ़ी फैंस सोशल मीडिया पे भी लिखते हैं कि आपका कॉम्पोजिशन कब सुनने को मिलेगा, आप कब लिख रही है, आपका नया सिंगल क्या आएगा. हाँ, तो मतलब ये अच्छा है और पहल भी अच्छी है. आप खुद ही कर रहे हो और खुद ही गाने कंपोज भी कर रहे हो, खुद ही लिख भी रहे हो, और आपका यूट्यूब चैनल भी है जैसे आपका अन्विशास ऑफिशियल है, उसमें बहुत सारे गाने जैसे आपकी खुद की कंपोजिशन और लिखी हुई है. सो वो एक बंगाली हो जाए. दूर बहु दूरे आलसे दुपुरे দাঁড়িয়ে আছে দুটো কার নাম ধরে সেই কাক ভোরে ডাকলো যারা অকারণ সে কথা তো বলা বারণ ব্যালকনিতে টুকরো মেঘেরা কি বলে শুন ওদের ছাতে অপেক্ষা কি জমেছে এখন. वाओ. हाँ. लेकिन इसका सिर्फ बालकनी समझ में आ गया. मतलब एक आलसी दोपहर की बात हो रही है जहाँ पे यू आर फीलिंग लेजी, आप वरांडा में बैठे हुए हैं
और किसी को याद कर रहे हैं Ah. और वो भी अपने बालकनी से आपको याद कर रहा है। सो वो Romantic सिचुएशन song. है। हाँ, रोमांस भी Kind है, of. इट्स ऑल्सो रोमांस विद नेचर। विद नेचर, करेक्ट। इसी के साथ अब वो हिंदी वाले आपके ऑफिशियल वीडियो हम पे आ भूलती जाते नहीं है। मैं आपको बातों में उलझा रही थी। नहीं, आपने पहले कहा मुझसे गाना नहीं गवाना, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा तो गवाऊंगी। हाँ, बिल्कुल। आप इतनी खूबसूरत, साथ ही साथ इतनी सुरीली ग्लोकारा मेरे सामने है, तो मैं क्यों रहूं पीछे। हाँ, बिल्कुल। तुम नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, गर मिलो तो सब कुछ है यही, अनकही बातों में हो रुके, मेरी बेसब्री में हो छिपे, तुम नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, गर मिलो तो सब कुछ है यही। ख्वाब है पर ख्वाबों से भरी, नींद आती नहीं, रात है पर रात को भी तो चांद प्यारा नहीं। आजकल बारिश सताए ना, प्रेम तुम्हारे बिन रास आए ना, तुम नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, घर मिलो तो सब कुछ है यही। बादलों पे लेट के सफर करता है मेरा मन, हाँ, बादलों पे लेट के सफर करता है मेरा मन, यूं ही कभी बरसे तुम्ही पे वो ठंडी सी बूंद बन। कैसी बिरहा की नज़म हूँ मैं, तुम पढ़ो पर मुस्कुराओ मैं, तुम नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, घर मिलो तो सब कुछ है यही। वाह। इसी बात के साथ मैं चाहती हूँ हम एक छोटा सा ब्रेक लें, मोहब्बत भरे अंदाज में, थोड़ा मुस्कुराते अंदाज में जी। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हम आप सभी से मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इस्तकबाल है दिल से में, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। आज अपनी आवाज़ से राब्ता करा रही हैं, अपनी बातों से राब्ता करा रही हैं, दिल से जो गाती हैं और बहुत ही सुरीली है, प्लेबैक सिंगर अन्वेषा हमारे साथ इस वक्त है। ब्रेक के पार चले कुछ और भी मज़ेदार बातें हो जाएं। अब एज ए लिरिक्स राइटर भी है, आप सामने आ रही हैं, अब एज ए म्यूज़िक कंपोज़र भी, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक कंपोज़र भी, तो अपने आप पे कभी कभी फ़ख्र महसूस होता होगा कि भाई भले ही लोग मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, मैं तो अपने लिए काफ़ी हूँ। हाँ, ज़िंदगी के अलग अलग पहलू मुझे देखने को मिले हैं बिकॉज ऑफ दिस कंपोज़र एंड सॉन्ग राइटर इन मी, क्योंकि कुछ ज़ीरो से कुछ क्रिएट करने के लिए लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंसेस का होना बहुत ज़रूरी है इनमें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बट म्यूज़िक से अगर आपने कुछ सीखा, आप म्यूज़िक को भी कुछ दें, ये भी आप पे फ़र्ज़ बनता है और आप वही कर रही हैं। और इतनी छोटी उम्र में, इतनी यंग एज में आपने काफ़ी कुछ हासिल किया और काफ़ी कुछ कर रही हैं। लेकिन जब आप फुर्सत में होती हैं, जैसे आपने कहा जब आप लेजर टाइम होता है, फुर्सत में होती हैं, तब आपके अंदर क्रिएटिविटी जन्म लेती है, तो उस वक्त किस तरह के रागाज़ पर काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? मेरे फेवरेट राग्स हैं और फेवरेट्स बदल भी जाते हैं। बदल जाते हैं? क्यों बदल जाते हैं? बदल जाते हैं मेरे वक्त के उस साथ? दिन की मूड की हिसाब मूड से। की वजह से। हाँ, मूड के हिसाब से। अच्छा, मूडी भी है। हाँ, कभी कभार। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अभी आप बहुत खुश हैं तो इस वजह से वो खुशी वाला राग आएगा, अभी दुखी हैं तो फिर वो नहीं, देखिए इमोशन उस के बहुत हिसाब से लेयर्स compose है, करते हैं आप। इमोशंस कैन नॉट मतलब, बी हाँ, यूनिडायरेक्शनल, बहुत लेयर्स है, तो हाँ। वैसा नहीं है। तो मतलब जितनी emotions है- भीम पलासी हैज बीन अ हाँ। कांस्टेंट फेवरेट। Okay. भीम पलासी और आहिर भैरव, जब मैं मॉर्निंग में रियाज करती हूँ तो आहिर भैरव का रियाज करना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अपने कॉम्पोजिशंस की अगर मैं बात करूँ तो मैं उनको किसी भी चीज़ से बांधती नहीं हूँ। मतलब Nice. मुझे इस राग पे कंपोज करना है या फिर इस सिचुएशन पे। हाँ, अगर कोई फिल्म, जैसे जब मैं अपने 2 बंगाली फीचर फिल्म के लिए कंपोज कर रही थी, Correct. तब मेरे पास एक स्टोरी लाइन थी, डायरेक्टर का प्रेफरेंस था कि मुझे ऐसा ही चाहिए, और तब बहुत सारी चीज़ें होती है, उन फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। लेकिन इंडिपेंडेंट एल्बम्स में वो लिबर्टी आप ले सकते हैं, तो तब आई डोंट कन्फाइन। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट पे कंपोज करती है, गिटार कुछ तो बजाती होंगी। हाँ। मैंने जब भी तो मैं उनको कैसे? कहती हूँ कि नहीं, मैं ऐसे कंपोजिशंस जब आते हैं मेरे दिमाग पे, तब
उनमें से जो अच्छा लगता है उसको मैं फ़ोन में स्टोर करती हूँ। मतलब पहले आप जो अपने अच्छा mind में नहीं लगता सोचती वो हैं, डिस्कार्ड कर देती मतलब कंपोज आप माइंड में करती हैं, उसके बाद किसी इंस्ट्रूमेंट पे बजाती हैं। माइंड में वाह। कुछ आता है वाह। तो उसको फिर जोड़ती हूँ। ऐसा भी होता है कभी कभी कोई अंतरा पहले आया किसी गाने का, उसके बाद मुखड़ा आया। हाँ, तो मतलब कभी कभी बाकी का डेवलप कर लिया मैंने बाद में, हाँ, मतलब तो ऐसा भी हो जाता है। रागाज पे तो बात हो गई। अब ये भी मैंने सुना है कि आप मूवी बफ है, बहुत फिल्में देखा करती थी बचपन से ही, और कौन सी फिल्म ज़्यादा आपको प्रेरित की है और कौन से एक्टर आपको ज़्यादा पसंद आए हैं? और अगर हम उन फिल्मों की बात करें जो बचपन से आप देखती आई हैं और किसी फिल्म को आप अभी देख रही हैं और कह रही हैं कि इस तरह की फिल्म मुझे बनानी है और उसमें गाना भी खुद लिखना है और कंपोजिशन भी खुद ही तैयार करनी है, और फिर किन की आवाज़ में आप उसे रिकॉर्ड करना चाहती हैं अपने को छोड़कर? मेरी एक इच्छा है कि एक ऐसा कभी म्यूज़िकल, कोई ब्रॉडवे म्यूज़िकल प्रोडक्शन हो जिसका मैं हिस्सा रहूं। मतलब उसमें कोई भी रोल अगर मुझे प्ले करने को मिलेगा, मतलब कंपोज़र का होगा, म्यूज़िक बनाने का होगा, या फिर एक्टिंग का होगा, या फिर सिंगिंग का होगा, तो डाइवर्स रोल्स मुझे उसमें प्ले करने को मिलेंगे। सो आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी ड्रीम काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट अगर ऐसा कुछ होता है। और ऐसा मेरे दिमाग में भी है कि आगे चल के शायद मैं ऐसा कुछ करूं जिसमें और म्यूजिशियंस को मैं इन्वॉल्व करूं, जिसमें वो भी खुद एक्टिंग करेंगे। तो इस तरह का एक प्रोजेक्ट मैं आगे चल को के लेकर जी, म्यूजिशियंस को लेकर, म्यूजिशियंस को, क्योंकि वेस्ट में काफ़ी बार वर्ल्ड वाइड एक अलग जॉनरा हम लोग देखते हैं। डिज्नी की मूवीज़ आप उठा लो, तो बचपन से वो सारा कुछ देख के मैं बहुत, उससे मुझे प्रेरणा मिली है, बिकॉज इट टेक्स अस टू अ डिफरेंट फैंटेसी, और एक अलग जगत है। तो वहाँ पे हमको इट एलिवेट्स अस टू अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। तो वो वैसी फिल्में हमारे यहाँ भी बननी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो उस जॉनर पे मैं काम करना चाहूँगी, फिल्म्स की बात हो तो। और अदरवाइज म्यूजिकली देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, देयर इज़ नथिंग दैट आई डोंट वांट टू डू। अन्वेषा, डेंजरस इश्क हिमेश रेशमिया के साथ, इनफैक्ट हिमेश रेशमिया के साथ एक्सपोज फिल्म में भी आपने गाया। जी हाँ, अरे वाह, सोने पे सुहागा। तो कौन सा गाना हो जाए? डेंजरस इश्क का ही, डेंजरस जो इश्क आपके दिल के करीब होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो पहला गाना था उनके साथ। इन गलियों को, इन रास्तों को हम तो तन्हा छोड़ चले, इश्क में रुसवा रुसवा होके चले। वाह, ना तो हम रुसवाई बर्दाश्त कर सकते हैं, ना हम चाहते हैं कोई रुसवा हो जाए इश्क हाँ, में। लिरिक्स पे ना जाओ आप। आपकी मोहब्बत लाइफ में है? नहीं, मोहब्बत अगर मैं कहूँगी कि है तो वो सब जोड़ेंगे किसी शख्स से। शख्स के साथ। हाँ, तो जनरली लोगों का आइडिया ऑफ रोमांस एंड लव इज जस्ट कन्फाइंड टू दीज डेज। पर्सनली आपसे पूछा जाए, इन सारे दिग्गज म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम करने को मौका मिला, रहमान साहब के साथ, तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट किसके पास रहना, किसकी कंपोजिशन गाना, और थोड़ी हिचक किस कंपोजर के साथ रही है? किसके साथ बड़ा एफर्टलेसली काम करने का मौका मिलता है? सो अगर आप जाहिर होना देना चाहते हैं, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ, आपके फेवरेट म्यूजिक कंपोजर जिनके पास कोई हिचक नहीं है, और दूसरे आपके एक ऐसे म्यूजिक कंपोजर जो डर डर के उनके पास बैठना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, गाना पड़ता है, अगर दोनों एक ही हो तो वो भी चलेगा। हाँ, सोने तो जरूरी तो नहीं है कि जो क्योंकि इस्माइल सर मेरे बहुत ही चहीते कंपोजर हैं। हाँ, और लेकिन हिचक है वहाँ। हिचक है क्योंकि उनके कॉम्पोजिशंस आसान नहीं है निभाना। तो वो एक चैलेंज के तौर पे मैं लेती हूँ। तो उस हिसाब से इट्स नॉट एन एफर्टलेस प्रोसेस, एज अ प्रोसेस होने के बाद बहुत अच्छा लगता है, बट जब चल रहा होता है तब थोड़ा सा ही इज़ अ डिफिकल्ट मैन, नो डाउट। पर वो मेरे पिता जैसे है तो वो दर्जा मैं उनको देती हूँ, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बट ही स्टिल रिमेन्स माई फेवरेट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ऑल्सो बीन फॉर्चुनेट। रहमान सर के साथ बहुत ही एफर्टलेस था वो। मैं लकी हूँ कि वो खुद बैठ के, उन्होंने रांझना के टाइम उन्होंने खुद बैठ के मुझे रिकॉर्ड किया था कंसोल पे, एंड ही वाज आल्सो प्लेइंग द मेलोडी। तो अगेन सोनम कपूर, या इत्तेफाक, या और दोनों गाने हिट। व्हाट अ ग्रेट फिल्म आल्सो बाय आनंद एल राय, बहुत अच्छी पिक्चर भी थी। तो काफ़ी कंपोजर्स के साथ वो एक्चुअली तालमेल है, रैपो है। तो अलग अलग, आपने सिर्फ बॉलीवुड की बात की तो मैं उसमें ही सीमित रखती हूँ इस डिस्कशन को। आई हैव ऑल्सो वर्कड विद शंकर एहसान लॉय,
वो फिल्म अनफॉर्चुनेटली शेल्व्ड हो गई थी, इसलिए वो गाना नहीं आया. इट वॉज अ सॉन्ग विद अरिजीत सिंह. सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. तो शंकर सर के साथ भी बहुत ही, ही इज़ एन ईजी गोइंग पर्सन. तो कभी भी वो स्टूडियो का माहौल भी, एक ही बार मैंने उनके साथ काम किया है प्रोफेशनली, हालांकि काफ़ी सालों से जानती हूँ, लेकिन स्टूडियो में माहौल बहुत, आई थिंक द कंपोज़र ड्राइव्स द एनर्जी ऑफ द स्टूडियो बिफोर द रिकॉर्डिंग एंड आफ्टर इट ऑल्सो. सो वो एटमॉस्फेयर बहुत ही ईजी रखते हैं वो, क्योंकि खुद बहुत वो एफर्टलेस किस्म के म्यूजिशियन हैं. वो बहुत एफर्टलेसली म्यूज़िक भी बनाते हैं, क्योंकि खुद मैंने वो प्रोसेस देखा है उनका. Correct. तो उनके साथ बहुत मज़ा आया था मुझे पर्सनली काम कर लिया. एंड इट्स अ वेरी इजी जर्नी. और ये वो गाना छूट गया था रांझना का, घाट बनारसिया ठाठों में ठाठ बनारसिया, आय हाय ठाठ बनारसिया, ठाठों में ठाठ बनारसिया, ठाठों में ठाठ बनारसिया, ठाठ बनारसिया, आय हाय ठाठ बनारसिया, रंग में भंगया भंग में रंग बनारसिया, हाय बनारसिया. तो इसी बात के साथ मुझे लगता है एक दो के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं. जब आप इमोशनल होती हैं, अकेले बंद कमरे में गाती हैं, आर्टिस्ट्स में इमोशनल की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो आर्टिस्ट है. तो मुझ में है, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. और लेकिन अपने इमोशंस को मैंने लास्ट 4-5 सालों में ये मास्टर किया है, बट आई डोंट लेट देम ड्राइव मी. लेकिन एट टाइम्स क्या होता है, जब आप ज़्यादा भावुक हो जाती हैं, आपको इंस्ट्रूमेंट पकड़ लेती हैं और फिर आप या तो नई धुन आप बना लेती हैं उस वक्त, या कुछ लिखती हैं. ये भी करती हूँ कभी, कुछ किसी सिचुएशन से होता है, किसी सिचुएशन से प्रेरित होकर कोई गाना मैंने लिखा है, ऐसा भी हुआ है. और कोई डार्क सिचुएशन हुआ है तो उससे प्रेरित होकर मैंने कोई गाना लिखा है, ऐसा भी हुआ है. लेकिन जब वो मैं एक्सपीरियंस कर रही होती हूँ, आई सिट साइलेंटली. चलिए, आपकी अपनी एक अलग शख्सियत है, बिल्कुल अलग अलग भिन्न सी शख्सियत है. और कहते हैं कि एक अलग शख्सियत होना बहुत ज़रूरी है. वो आपको जाहिर करता है, आप क्या है उसको दिखाता है. और आपकी अपनी एक बहुत खूबसूरत मंजिल है, और इस मंजिल पर आप चलते रहिए और अच्छा अच्छा गाते रहिए, अच्छा अच्छा देते रहिए. थैंक यू सो मच. और बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए. थैंक्स अ लॉट. धन्यवाद. उम्मीद करती हूँ आपको आज का दिल से अन्वेषा के साथ बेहद पसंद आ गया होगा, क्योंकि ये बात ही इतनी अच्छी करती है ना, जितनी सुर में ये रहती हैं उतनी सुरीली बातें भी करती हैं. बहुत ही खूब. एनीवेज, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने हौसले को अपने आप से जुदा ना करें, खुद एतमादी अपने पास रखें, सब कुछ आपको मिल ही जाएगा. और हमेशा चेहरे पे हंसी, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं.